हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का 100 से 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं इस सब्जेक्ट के, तो इस वीडियो में सभी क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी इसमें ऐड होंगे, जिसको मैं आज की इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो यदि आप लोग ये वाला वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप लोग का बहुत ही अच्छा एग्जाम जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा संरक्षित खेती करता है? कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करता है? तो चीन। चीन जो है सबसे ज़्यादा संरक्षित खेती करता है, लगभग 3.4 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। अगला है, भारत में ग्रीन हाउस तकनीक की शुरुआत कब हुई थी? सन 1990 ईस्वी में। भारत में ग्रीन हाउस तकनीक की शुरुआत सन 1990 ईस्वी में हुई थी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा और क्लास भी ख़त्म करना है। लगभग आधे घंटे का क्लास हो जाएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, बताना है तो आधा घंटा हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, संरक्षित संरचना पौधे को किससे बचाती है? जो संरक्षित संरचना होती है वह पौधे को किससे बचाती है? तो बायोटिक और अबायोटिक स्टेज से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है ना कि संरक्षित संरचना इसमें से किसको बचाती है? ऑप्शन देता है बायोटिक स्ट्रेस, अबायोटिक स्ट्रेस, इनमें से दोनों या कोई नहीं। तो वहाँ पर जो संरक्षित संरचना होती है, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होता है, वह पौधे को बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस दोनों से बचाता है। बायोटिक स्ट्रेस मतलब जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, कवक, इन सभी के द्वारा यदि कोई नुकसान हो रहा है उसको, तो उसको बोलेंगे बायोटिक स्ट्रेस। अबायोटिक मतलब सूखा, ठंडा, बाढ़, ये सबसे यदि कोई नुकसान होगा तो वह अबायोटिक स्ट्रेस है। ठीक है। अगला है चौथा क्वेश्चन, ग्रीन हाउस आवरण सामग्री के रूप में पॉलीथीन का पहला प्रयोग किस वर्ष में हुआ था? ग्रीन हाउस सामग्री के रूप में पॉलीथीन का उपयोग सबसे पहले किस वर्ष में हुआ था? सन 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। सन 1948 ईस्वी में ग्रीन हाउस आवरण सामग्री के रूप में पॉलीथीन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताइए। तो वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? तो वायुमंडल में 0.0345% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, या आप लोग 0.03% बोल सकते हैं। वर्तमान समय में 0.4% है, लेकिन यदि ऑप्शन में 0.3 दिखा तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है? तो सेकेंडरी एग्रीकल्चर में कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण किया जाता है। ठीक है। क्या किया जाता है? कृषि जो प्रोडक्ट होते हैं उसका प्रसंस्करण किया जाता है। ठीक है। अगला है, ग्रीन हाउस क्या है? तो ग्रीन हाउस एक संरक्षित संरचना है। ठीक है। ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस एक संरक्षित संरचना है। और पॉली हाउस क्या है? पॉली हाउस पॉलीथीन से ढकी एक संरचना है। ग्रीन हाउस एक संरक्षित संरचना है, पॉली हाउस एक पॉलीथीन से ढकी हुई संरचना होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईएमसी का पूरा नाम क्या है? तो ईएमसी का पूरा नाम है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक टनल का सीधा उपयोग किस लिए किया जाता है? जो प्लास्टिक के टनल होते हैं उनका प्रयोग मुख्य रूप से या सीधे किस लिए किया जाता है? तो नर्सरी को लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेड हाउस विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी होता है? तो शेड हाउस जो होता है वो मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस विशेष रूप से उपयोगी होता है। जो ग्रीन हाउस होता है वह मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी होता है? तो ठंडे क्षेत्रों के लिए। ठंडे क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस जो होता है मुख्य रूप से उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे सस्ती कवरिंग मटेरियल कौन सी है? सबसे सस्ता कवरिंग मटेरियल कौन सा है? तो सबसे सस्ता कवरिंग मटेरियल है पॉलीथीन, और सबसे महंगा पूछ दिया तो फाइबर ग्लास। ठीक है। सबसे सस्ता कवरिंग मटेरियल पॉलीथीन, सबसे महंगा फाइबर ग्लास, और सबसे कम अवधि तक चलने वाला, जो सबसे कम लाइफ मतलब जो सबसे कम समय तक रहता है वो होता है पॉलीथीन, और जो सबसे अधिक समय तक चलता है उसको बोलते हैं क्या? फाइबर ग्लास। अगला है, लाठ घर उपयोगी है। जो लाठ घर होता है वो किस लिए उपयोगी होता है? तो बहुत ही गर्म क्षेत्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन की दिशा क्या होनी चाहिए, सॉरी पॉली हाउस की दिशा क्या होनी चाहिए? तो पॉली हाउस की दिशा हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। अगला है, संरक्षित खेती के अंतर्गत सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सिंचाई प्रणाली कौन सी है? तो संरक्षित खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कौन सी सिंचाई प्रणाली का यूज किया जाता है? ड्रिप इरीगेशन का। ठीक है। बूंद सिंचाई का, ड्रिप इरीगेशन का यूज किया जाता है। इसमें पानी के साथ साथ उसको आवश्यक जो पोषक उर्वरक और देने होते हैं वो भी दिया जा सकता है। ठीक है। तो संरक्षित खेती के अंतर्गत ड्रिप इरीगेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पतली परत को सुखाने में किस ड्रायर का यूज किया जाता है? ठीक है। अनाज की जो पतली परत होती है उसको सुखाने के लिए किस ड्रायर का यूज किया जाता है? तो फ्लैट बेड ड्रायर का। ठीक है। किसका? फ्लैट बेड ड्रायर का।
पतली परत सुखाने में अनाज की जो परत की गहराई होती है वो कितनी होनी चाहिए, लगभग 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, पतली परत सुखाने में अनाज की जो परत की गहराई है 20 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डीप बेड ड्राइंग सुखाने में शामिल है। जो डीप बेड ड्राइंग सुखाने होता है उसको कौन सा ड्रायर सुखाता है, तो बैच ड्रायर। ठीक है, क्या, बैच ड्रायर। डीप बेड ड्राइंग में दाने की परत की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो 20 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। और फ्लैट बेड ड्रायर में 20 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, मतलब 20 सेंटीमीटर के लगभग होना चाहिए। लेकिन जो डीप बेड ड्राइंग है उसमें 20 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। अगला है, एयर ड्राइंग में अनुशासित सामान्य हवा का तापमान होता है। एयर ड्राइंग जो होता है उसमें अनुशासित मतलब कितना हवा का तापमान होता है, तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, पैंच बेंच प्रकार के ड्रायर में अनाज की अधिकतम गहराई लगभग होती है। ठीक है, जो बेंच प्रकार के ड्रायर होते हैं इसमें अनाज की गहराई कितनी होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर। ठीक है, 250 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, LSU ड्रायर का पूरा नाम क्या है, तो LSU ड्रायर का पूरा नाम है लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसको लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने के लोगों ने बनाया था। ठीक है, इसका जो प्रॉफिट है, इसका जो लाभ है, ये सुखाने में कम समय लेता है। ठीक है, बहुत अधिक अनाज को बहुत ही कम समय में सुखा देता है। इसकी सुखाने की क्षमता बहुत अधिक होती है, कम से कम सुखाने का नुकसान होता है। यदि हम लोग इसमें कम अनाज को सुखाएंगे तो नुकसान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, LSU ड्रायर के लिए रिकमेंडेड वायु प्रवाह दर। जो LSU ड्रायर है उसमें उसके लिए रिकमेंडेड एयर फ्लो रेट किया है, तो 70 घन मीटर प्रति मिनट प्रति टन। 70 घन मीटर प्रति मिनट प्रति टन जो है इसका क्या है, प्रवाह दर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, धान की कटाई के लिए इष्टतम नमी सामग्री। धान की कटाई के लिए इष्टतम नमी सामग्री कितनी होनी चाहिए, तो 20 से 22%। और गेहूँ के लिए, तो गेहूँ के लिए 16 से 18%। ठीक है, धान के लिए 20 से 22%, गेहूँ के लिए 16 से 18%। आगे देखते हैं, गेहूँ का घनत्व होता है, तो गेहूँ का घनत्व कितना होता है, 998 से 1238 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गेहूं के लिए विश्राम कोण का मान है। ठीक है, गेहूं के लिए विश्राम कोण का मान कितना है, तो 23 से 28 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 23 से 28 डिग्री सेल्सियस। ये विश्राम कोण को ही एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है, हवा की तापी चालकता है। हवा की तापी चालकता कितनी है, तो 0.02 किलो कैलोरी प्रति मीटर घंटा सेंटीग्रेड। हवा का तापी चालकता 0.02 किलो कैलोरी प्रति मीटर घंटा सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक प्रक्रिया में कुछ बड़े कणों को हटाना क्या कहलाता है। ठीक है, जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है उसमें कुछ बड़े कणों को हटा दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, स्कैल्पिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्कैल्पिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनाज की फसल का सुरक्षित नमी का स्तर होता है। अनाज का जो फसल होता है उसके फसल का सुरक्षित नमी का स्तर कितना होता है, तो 8 से 9% से कम। ठीक है, 8 से 9% से कम। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में पाई जाने वाली मुख्य गैसें कौन सी हैं, तो ग्रीन हाउस में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैस पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, यदि पूछा कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस जो है भूमिका निभाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं, सुखाने की प्रक्रिया में 1 किलोग्राम अनाज की नमी को जलवाष्प में बदलने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता है। ठीक है, 1 किलोग्राम अनाज जो है उसमें नमी है। ठीक है, उस नमी को जलवाष्प में बदलने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो 650 किलो कैलोरी। ठीक है, कितना, 650 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, अनाज का घनत्व और विशिष्ट गुण किसके लिए आवश्यक है। अनाज का जो घनत्व है और विशिष्ट गुण वह किसके लिए आवश्यक है, तो थर्मल डिफ्यूजिविटी की गणना के लिए। ठीक है, थर्मल डिफ्यूजिविटी की गणना के लिए जो अनाज का घनत्व और विशिष्ट गुण है आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कणों के ज्यामितीय माध्य व्यास के रूप में किसे जाना जाता है। कणों के ज्यामितीय माध्य व्यास के रूप में किसे जाना जाता है, तो समतुल्य व्यास को। समतुल्य व्यास को ही कणों के ज्यामितीय माध्य व्यास के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की परत बनने के कारण वायुमंडल के ताप में वृद्धि को किससे जाना जाता है। ठीक है, यदि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की परत बन जाती है उसके कारण वायुमंडल के ताप में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो हरितगृह प्रवाह के नाम से जाना जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है, पहाड़ी इलाकों में किस प्रकार के हरितगृह बनाए जाते हैं, तो पहाड़ी इलाकों में अनइवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस जो बनाए जाते हैं। अगला है, अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए हरितगृह दशाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण कितना रखते हैं, तो 1000 से 2000 ppm। ठीक है, 1000 से 2000 ppm रखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत में कौन से प्रकार के ग्रीन हाउस का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, तो कौन से टाइप ग्रीन हाउस का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। अगला है CEA का पूरा नाम क्या है, तो कंट्रोल इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर, ठीक है, कंट्रोल इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस में फसल उत्पादन हेतु अधिकतम तापमान है। ग्रीन हाउस में फसल के उत्पादन के लिए अधिक से अधिक तापमान कितना हो सकता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस, इससे कम हो जाना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है ग्रीन हाउस में सबसे महंगी कवरिंग मटेरियल कौन सा है, तो फाइबर ग्लास। सबसे सस्ता कौन सा था, पॉलीथीन। अगला है इष्टतम पौध वृद्धि प्राप्त करने हेतु प्राकृतिक पर्यावरण के परिवर्तन करने को जाना जाता है, तो संरक्षित खेती के नाम से। अगला है एकीकृत बागवानी विकास मिशन किसे बढ़ावा देता है, तो ग्रीन हाउस तकनीकी को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है सुखाने की प्रक्रिया में उच्च क्रांतिक अवस्था में होता है, तो क्या उच्च क्रांतिक अवस्था में होता है, तो देखिए नमी होता है। यहाँ पे गलती से हमने तापमान लिख दिया है, लेकिन नमी होता है, ठीक है, क्या होता है, नमी। अगला है कौन सा ड्रायर सुखाने में अधिक समय लेता है, तो इसको कौन सा ड्रायर, ड्रम ड्रायर नहीं है, कोई और है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, मैं बताऊंगा अभी। अगला है सबसे लोकप्रिय मल्च, ठीक है, सबसे लोकप्रिय मल्च कौन सा है, तो काली पॉलीथीन जो होता है सबसे अधिक लोकप्रिय इसको माना जाता है। अगला है ग्रीन हाउस में मल्च का मुख्य उपयोग क्या है, तो खरपतवार का नियंत्रण। आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूज नहीं होता है, वहाँ पे खरपतवार का नियंत्रण मार देना है डायरेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पान प्रकार के ग्रीन हाउस में कितने ढलान होते हैं, ठीक है, जो स्पान प्रकार के ग्रीन हाउस होते हैं उसमें कितने ढलान होते हैं, 2 ढलान होते हैं, ये 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लीन टू टाइप प्रकार में कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी ग्रीन हाउस को तो देख लीजिएगा गूगल पे। तो स्पान प्रकार के जो ग्रीन हाउस होते हैं इसमें 2 ढलान, लीन टू टाइप में 1 ढलान होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक नल का प्रत्यक्ष उपयोग क्या है, तो पौध प्रवर्धन के लिए, ठीक है, क्या किस लिए, प्लांट प्रोपगेशन। अगला है ग्रीन हाउस के अंदर नमी की अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, तो 80 से 85%। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस की खोज किसने किया था, तो सबसे पहले आरहेनियस ने 1896 ईस्वी में इसके अस्तित्व के बारे में बताया था। इसके पहले आरहेनियस ने 1896 ईस्वी में बताया था। इसके पहले जोसेफ फूरियर ने ही 1824 ईस्वी में इसके अस्तित्व के बारे में बता दिया था, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रवाह के बारे में सबसे पहले जोसेफ फूरियर ने 1824 ईस्वी में बता दिया था इसके अस्तित्व के बारे में, लेकिन माना जाता है आरहेनियस ने बताया कब, 1896 ईस्वी में ग्रीन हाउस प्रवाह के बारे में, ठीक है। क्या देखिए ग्रीन हाउस प्रवाह की खोज किसने किया था, 1896 ईस्वी में आरहेनियस ने। यदि वहाँ पे जोसेफ फूरियर देखा तो वहाँ पर जोसेफ फूरियर पर क्लिक करेंगे, आरहेनियस नहीं रहेगा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस का खोज किसने किया, तो ग्रीन हाउस का खोज किया चार्ल्स लूसियन बोनापार्ट ने, कब, 1800 ईस्वी में। चार्ल्स लूसियन बोनापार्ट ने 1800 ईस्वी में ग्रीन हाउस की खोज की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पौध विकास की वह प्रणाली जिसमें पोषक तत्वों के तनु घोल का उपयोग जड़ विकास माध्यम के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। पौध विकास की वह कौन सी प्रणाली जिसमें पोषक तत्वों के तनु घोल का उपयोग जड़ के विकास माध्यम के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस की मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए। ग्रीन हाउस की मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 6.0 से 7.0 के बीच, ठीक है, 6.0 से 7.0 के बीच। देखिए यहाँ पे मिट्टी का पीएच मान पूछा है, जल का अलग होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस की मिट्टी का अलग होता है। तो ग्रीन हाउस की मिट्टी का पीएच मान 6.0 से 7.0 के बीच होना चाहिए। अगला है ग्रीन हाउस के प्रकार, तो ग्रीन हाउस के प्रकार के होते हैं, तो ग्रीन हाउस जो होता है कई प्रकार का होता है। लीन टू टाइप ग्रीन हाउस, उसमें दे देगा ना कि इसमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस का प्रकार है, अब उसमें बहुत सारा दे देगा, इसमें से एक ऑप्शन रहेगा जिसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। तो ग्रीन हाउस के कौन कौन से प्रकार होते हैं, लीन टू टाइप ग्रीन हाउस, इवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस, अनइवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस, ठीक है, रिज एंड फरो टाइप ग्रीन हाउस, सातूट टाइप ग्रीन हाउस, कॉन्सेट ग्रीन हाउस, ये विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस के प्रकार हो गए। अगला है खुदरा व्यापार की दृष्टि से ग्रीन हाउस का आकार होना चाहिए, ठीक है। यदि आप लोग खुदरा व्यापार की दृष्टि से ग्रीन हाउस बना रहे हैं तो उसका आकार कितना होना चाहिए, 1000 वर्ग मीटर होना चाहिए। यदि थोक व्यापार की दृष्टि से बना रहे हैं तो कितना होना चाहिए, कम से कम 2000 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है कूल ग्रीन हाउस का रात का तापमान कितना होता है, ठीक है। जो ठंडा ग्रीन हाउस होता है उसमें रात का तापमान कितना होता है, 7 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और सामान्य ग्रीन हाउस में कितना तापमान होता है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो गर्म ग्रीन हाउस होता है उसका तापमान कितना होता है, तो उसका तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं सुखाने की प्रक्रिया में शामिल है। सुखाने की प्रक्रिया में क्या होता है, तो इसमें ऊष्मा और द्रव्यमान का स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है, ऊष्मा और द्रव्यमान का स्थानांतरण हो जाता है। आगे सामग्री हैंडलिंग उपकरण, तो सामग्री हैंडलिंग उपकरण कौन कौन से हैं, तो बेल्ट कन्वेयर, बाल्टी कन्वेयर, मेज कन्वेयर, चेन कन्वेयर, वाईवी कन्वेयर, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कन्वेयर हो गए या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हो गए। अगला क्वेश्चन है बकेट कन्वेयर का वजन क्षमता कितना है, तो बकेट कन्वेयर जो है उसका वजन क्षमता 1000 टन है।
अगला क्वेश्चन है पौध ट्रे की गहराई कितनी होती है। ठीक है, पौध की जो ट्रे होती है इसकी गहराई कितनी होती है, तो 25 से 75 सेंटीमीटर होता है। अगला है शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय हरित गृह। जो शीतोष्ण क्षेत्र वहाँ पर सबसे अधिक कौन सा ग्रीन हाउस यूज किया जाता है, तो ग्लास हाउस या कांच का घर। अगला है यूवी रेडिएशन होती है तो छोटी होती है। यूवी रेडिएशन जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अगला है संरक्षित खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल फसल कौन सा है, तो स्ट्रॉबेरी का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है फल के रूप में, कहाँ पे, ग्रीन हाउस में। अगला है हरित गृह प्रवाह के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य उत्तरदायी गैस है किसके लिए, हरित गृह प्रवाह के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो वातावरण है वो उसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है गर्म हरितगृह के अंतर्गत उपयुक्त पौधे आते हैं। तो जो गर्म हरितगृह होता है उसके अंतर्गत कौन सा पौधा आता है, तो अफ्रीकी वायलेट एक पौधा होता है जो कि हॉट ग्रीन हाउस के अंडर में आता है। अगला है सबसे अधिक समय तक चलने वाला कवरिंग मटेरियल कौन सा है, तो फाइबर ग्लास जो है सबसे अधिक समय तक चलने वाला कवरिंग मटेरियल है। ठीक है, सबसे कम समय तक चलने वाला कवरिंग मटेरियल तो प्लास्टिक। अगला है उत्तरी यूरोप के सबसे लोकप्रिय प्रकार का ग्रीन हाउस है। उत्तरी यूरोप में सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रीन हाउस कौन सा है, तो ग्लास हाउस। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि का प्रवाह। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि का प्रभाव कैसे होता है, तो तापमान में वृद्धि के लिए होकर समुद्री जलस्तर में वृद्धि, पारिस्थितिक तंत्रों की हानि होने लगती है, कृषि पर प्रभाव, ओजोन पर प्रभाव। ठीक है, इससे पता चलता है कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो गई है। ठीक है, अगला है ग्रीन हाउस ऊष्मीय वातावरण की अस्थायी दशा का विश्लेषण किसने किया था, तो वाकर ने किया था सन 1965 ईस्वी में। अगला है प्लास्टिक फिल्म का मुख्य डिसएडवांटेज क्या है, तो प्लास्टिक फिल्म जो होता है उसका मुख्य डिसएडवांटेज यही है कि बहुत ही शॉर्ट लाइफ इसका होता है, बहुत ही कम समय तक चलता है। अगला है लकड़ी और बांस का उपयोग कब किया जाता है, तो लो कास्ट पॉली हाउस बनाने के लिए या लो कास्ट ग्रीन हाउस बनाने के लिए लकड़ी और बांस का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण अनाजों के विश्राम कोड। तो कुछ अनाज जिनके विश्राम कोड के बारे में जानेंगे, एंगल रिपोज के बारे में जानेंगे। तो गेहूं के लिए 23 से 28 डिग्री होना चाहिए, बाजरा के लिए 20 से 25 डिग्री। ठीक है, राई के लिए 23 से 28 डिग्री, एंगल रिपोज की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, जई के लिए 31 से 44 डिग्री, जौ के लिए 28 से 40 डिग्री और मक्का के लिए 30 से 40 डिग्री एंगल रिपोज है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1-2 आ जाएगा। अगला है कुछ फसलों की सरंध्रता। तो पोरोसिटी बताना कुछ को आप यहाँ पे, जैसे कॉर्न हो गया, मक्का हो गया, इसका 40 से 50%, पैडी का 48 से 50%, और गेहूं का 50 से 55, जई का 60 से 70% क्या है, पोरोसिटी है। अगला है कुछ फसलों के लिए वायु वेग की आवश्यकता। तो वीट के लिए 9 से 11.5 ms, राई के लिए 8.5, ओट के लिए 8.9, कॉर्न के लिए 34.9, सोयाबीन के लिए 44.3, बार्ली के लिए 8.5 और स्मॉल ओट के लिए 19.3। ठीक है, ये कुछ फसलों के लिए जो वायु का वेग है, ठीक है, उसकी आवश्यकता आती है। अगला है एलएसयू ड्रायर का वजन क्षमता कितना है, तो एलएसयू ड्रायर जो होता है लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर, इसका वजन क्षमता जो है 2 से 12 टन है। इसमें पूछा है कि एयर टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसके लिए, तो 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो एयर फ्लो रेट है वह 70 घन मीटर प्रति मिनट होना चाहिए। ठीक है, 70 घन मीटर प्रति मिनट होना चाहिए एयर फ्लो रेट। अगला क्वेश्चन है स्क्रू कन्वेयर को और किस नाम से जाना जाता है, तो अगर कन्वेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्क्रू कन्वेयर को अगर कन्वेयर के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मैं जो भी बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है पहले मॉडर्न ग्रीन हाउस का श्रेय किसे दिया जाता है, तो पहला जो मॉडर्न ग्रीन हाउस है उसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो चार्ल्स लुसियाना बोनापार्ट को दिया जाता है पहले मॉडर्न ग्रीन हाउस का श्रेय। ठीक है, इन्होंने मेडिसिनल ट्रॉपिकल प्लांट को ग्रो किया था सबसे पहले ग्रीन हाउस में। अगला है भारत में सबसे ज़्यादा संरक्षित खेती कहाँ पर की जाती है, तो महाराष्ट्र में। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया था, महाराष्ट्र में। अगला है सिंगल फिल्म क्लैडिंग। ठीक है, सिंगल फिल्म क्लैडिंग या यूवीएल डीपीई की न्यूनतम मोटाई होनी चाहिए, तो 200 माइक्रोन होनी चाहिए। इसका पूरा नाम होता है अल्ट्रा वायलेट लो डेंसिटी पॉलीथिलीन। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लो डेंसिटी पॉलीथिलीन इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है 1 टन अनाज को धूप में सुखाने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो लगभग 15 वर्ग मीटर। ठीक है, 15 वर्ग मीटर जो होता है 1 टन अनाज को सुखाने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल होता है। अगला है इटरीशन मिल में खाद्यान्न का आकार किसके कारण कम हो जाता है। ठीक है, जो इटरीशन मिल होता है उसमें जो फूड ग्रेन होते हैं उसका साइज किस कारण कम हो जाता है, तो अपरूपण और क्रशिंग के कारण। ठीक है, अपरूपण और क्रशिंग के कारण उसका जो आकार होता है वह कम हो जाता है। अगला है हैमर मिल की क्षमता निर्भर करती है, तो हैमर मिल की जो क्षमता होती है वह चलने के आकार पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है धान में भूसी का प्रतिशत मात्रा होता है, तो धान में भूसी का प्रतिशत मात्रा होता है 20 से 25%,
कभी कभी देता है 18 से 20%, ठीक है, इससे कम मत लिखिएगा। तो धान में भूसी का प्रतिशत मात्रा 20 से 25% होता है। अगला है ग्रीन हाउस कहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, तो जहाँ पर भी वाटर लॉगिंग एरिया है, जल भराव वाला क्षेत्र, वहाँ पर ग्रीन हाउस नहीं बनाना चाहिए। जहाँ पर उबड़ खाबड़ भूमि, वहाँ पर ग्रीन हाउस नहीं बनाना चाहिए। अगला है ग्रीन हाउस के लिए भूमि कैसा होना चाहिए, तो ग्रीन हाउस के लिए भूमि समतल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक ग्रीन हाउस का दूसरे ग्रीन हाउस से दूरी होनी चाहिए, तो एक ग्रीन हाउस का दूसरे ग्रीन हाउस से 10 से 15 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। दो ग्रीन हाउस के बीच की दूरी 10 से 15 मीटर होनी चाहिए। अगला है ग्रीन हाउस में कितनी दूरी पर विंड ब्रेक लगाना चाहिए, तो ग्रीन हाउस में 20 से 30 मीटर की दूरी पर पश्चिमी दिशा में जो विंड ब्रेक हैं, वायुरोधक, उनको लगाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन आने वाला है। विंड ब्रेक के लिए सिल्वर ओक का पौधा उगाते हैं, ठीक है, किसका, सिल्वर ओक का पौधा उगाते हैं। अगला है ग्रीन हाउस के अंदर कंडीशन या ग्रीन हाउस के कंडीशन में किस प्रकार की वैरायटी सूटेबल होती है, तो जो सिर्फ पॉलिनेटेड वैरायटी होती है वही ग्रीन हाउस के अंदर सूटेबल होती है। अगला है संरक्षित खेती में सबसे ज़्यादा किस फूल की खेती किया जाता है, तो गुलाब का, और सब्जी में टमाटर का, फल में स्ट्रॉबेरी का, याद रखिएगा। अगला है ग्रीन हाउस के अंदर नमी का सापेक्षिक आर्द्रता होता है, तो 80 से 85% के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस की भारत में शुरुआत कब हुई थी, तो 1980 ईस्वी में। किसने किया था, तो चार्ल्स लुसियन बोनापार्ट ने किया था। अगला है लो टनल की हाइट होती है, जो लो टनल होता है उसकी हाइट कितनी होती है, तो लो टनल की हाइट बहुत ही छोटी होती है, उसके अंदर सही से खड़ा भी नहीं हो जा सकता, तो इसकी हाइट 1 मीटर होती है। इसे मिनिएचर ग्रीन हाउस भी बोला जाता है, या इसे रो कवर भी बोला जाता है, ठीक है। लो टनल की हाइट जो होती है 1 मीटर होती है, इसीलिए इसे मिनिएचर ग्रीन हाउस या रो कवर भी बोला जाता है। वाक इन टनल की साइज जो होता है वह 60 से 75 वर्ग मीटर होता है। लंबाई इसका 30 मीटर होता है, और इसकी जो हाइट होती है वह 2 से 2.5 मीटर होती है, ठीक है। लो टनल की हाइट 1 मीटर, वाक टनल की 2 से 2.5 मीटर। वाक टनल इसलिए वैसा है क्योंकि इसके अंदर टहल सकते हैं, ठीक है। अगला है ग्रीन हाउस में कितने माइक्रोन की पॉलीफिल्म यूज किया जाता है, तो 200 माइक्रोन की पॉलीफिल्म यूज किया जाता है, कहाँ पर, ग्रीन हाउस में। अगला है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में समांतर अर्ली रूटिंग और कटिंग के लिए यूज किया जाता है, तो मिस्ट चैम्बर की जो होता है वह प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में समान रूप से जल्दी रूटिंग और कटिंग के लिए किया जाता है। अगला है ओपन रूफ ग्रीन हाउस किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो आर्ट वान विंगेट्रॉन ने, ठीक है। आर्ट वान विंगेट्रॉन के द्वारा सन 1990 ईस्वी में ओपन रूफ ग्रीन हाउस को डेवलप किया गया था। अगला है ग्रीन हाउस में तापमान कम करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो इवापोरेटिव कूलिंग मेथड, ठीक है। इवापोरेटिव कूलिंग मेथड का यूज किया जाता है ग्रीन हाउस में तापमान को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कूलिंग पैड में जल का प्रवाह दर कितना होना चाहिए, तो कम से कम 6 लीटर प्रति मिनट होना चाहिए। कितना, 6 लीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 लीटर जो वाटर है उसका प्रवाह हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला है होज किसे कहते हैं, तो 200 माइक्रोन के पॉलीथीन के मिले पाइप से, ठीक है। 200 माइक्रोन के पॉलीथीन से सिले पाइप को ही बोला जाता है होज। यह जो पाइप होती है इसी को ड्रिप इरीगेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ड्रिप इरीगेशन में किस पाइप का यूज किया जाता है, तो 200 माइक्रोन के पॉलीएथिलीन के सिले पाइप का। इसमें पानी 0.03 से 0.6 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दबाव से बहता है। अगला है आवश्यक तत्वों की उपलब्धता पर पीएच मान के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, तो किसने की है, तो कर्नज ने की सन 1955 ईस्वी में। अगला है प्लग ट्रे की चौड़ाई और लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 30 बाई 61 सेंटीमीटर, और गहराई 13 से 38 सेंटीमीटर। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए सबसे पहले कब विचार किया गया था, तो सन 1992 ईस्वी में रियो सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए बात किया गया था, सन 1992 ईस्वी में। अगला है ग्रीन हाउस ऊष्मीय वातावरण की अस्थायी दशा का विश्लेषण किसने किया था, तो वाकर ने सन 1965 ईस्वी में किया था। अगला है गेहूं के भूसा में कितना दाहक ऊर्जा होता है, तो 19.8 मेगाजूल प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में 19.8 मेगाजूल ऊर्जा जो होती है दाहक ऊर्जा गेहूं के भूसे में होती है। अगला है पीवीएफ पॉलीविनाइल फ्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो टेंडलर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ के विघटन के लिए कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होना चाहिए, तो 30:1 होना चाहिए। कितना, 30:1 या 30:1। अगला है पौध ट्रे की गहराई कितनी होती है, तो 25 से 75 मिलीमीटर। अगला है इवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस की लंबाई तो 24 मीटर के आसपास तथा ऊंचाई 2.5 से 4.5 मीटर 4.3 मीटर, ठीक है। 2.5 से 4.3 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अगला है ओल्ती किसे कहते हैं, तो जहाँ पर छत और दीवार आपस में मिलते हैं उस स्थान को ही ओल्ती बोला जाता है। अगला है सूखी लकड़ी का ऊष्मीय मान बताइए, तो जो सूखी लकड़ी होती है उसका मान कितना होता है ऊष्मीय मान, तो 16.7 मेगाजूल प्रति किलोग्राम। 16.7 मेगाजूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो यह कुछ वो क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को पूरे टोटल क्वेश्चन में बताए थे, लगभग 100 से 110 क्वेश्चन थे। अब कुछ क्वेश्चन मैं और भी आप लोगों को बता देता हूँ, तो आप लोग रुके रहिएगा।
वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो देख लीजिए, बाल्टी कन्वेयर का वजन कितना होता है, 1000 टन। प्लास्टिक आवरण किसका बना होता है, तो पीवीसी और पीवीएफ का। ग्रीन हाउस के लिए शीशे का आकार कितना होना चाहिए, तो 75 बाई 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्रीन हाउस के लिए शीशे का आकार कितना होना चाहिए, 75 बाई 90 सेंटीमीटर। अगला है, ग्रीन हाउस के लिए प्रयोग की जाने वाली जो फिल्म है उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो 75 बाई 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। और माइक्रोन उसका आकार जिस उसका 75 बाई 90 होना चाहिए। और इसका जो मोटाई है 100 से 200 माइक्रोन होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो है 7 मीटर होनी चाहिए। अगला है, पोल्ट्री की गहराई, तो 25 से 75 सेंटीमीटर रहेगा। अगला है, ब्लात वायु सुखाने की विधि में नमी कहाँ से चलती है, ठीक है, तो अनाज और हवा से। अगला है, सुखाने की प्रक्रिया में शामिल है, तो ऊष्मा एवं द्रव्यमान का स्थानांतरण। ये सब मैंने आप लोग को बताया हुआ है, यही क्वेश्चन। ये देखिए, मैंने पीडीएफ परचेस किया है, उसके बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये सब मैंने शायद बता दिया। अगला एक क्वेश्चन इसमें नहीं बताया कि रोटरी ड्रायर में ड्रम का व्यास होता है। ठीक है, जो रोटरी ड्रायर होता है उसमें ड्रम का व्यास कितना होता है, तो 3 से 6 मीटर होता है। 3 से 6 मीटर होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरा क्लास जो है एक ही साथ देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।